हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा एनर्जी इंटरेक्शंस कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी किए। ओके, अब आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या आईईएस का या किसी भी पीएसयूज का या जेई का, तो आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ओके, और फिर चैप्टर के एंड में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। गेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं या आईईएस में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो सभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ओके, काफ़ी डिटेल्ड वे में। ओके, कुछ भी चीज स्किप नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए, तो चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में यदि कहा जाए तो ये लॉ हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। दिस लॉ गिव्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी इस लॉ का कहना है कि एनर्जी कंजर्व रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। एनर्जी सिर्फ अपना वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप याद कीजिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हीट को हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं एंड वर्क को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऐसा क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि वर्क को हम लोग हीट में कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट को वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट है और आप उसको वर्क में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए 100 किलो जूल ऑफ हीट है और आप इसको वर्क में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो 100 किलो जूल ऑफ वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ हीट स्टोर हो जाएगा, बट कंजर्व रहेगा। बात समझ में आ रहा? दैट मीन्स 100 किलो जूल का हीट है, तो हो सकता है कि 70 जूल आपका वर्क हो गया और 30 जो है 30 आपका स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी तो कंजर्व ही है ना, बस उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। ही हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग यहाँ पर बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही स्टडी करेंगे। इस तरह हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है एंड एनर्जी इन स्टोरेज में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स एनर्जी कंजर्व रहे। ओके, तो यदि आप इसका डेफिनेशन देखना चाहें तो मैं आपको इसका डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed. It can only be, it can only be transformed into, transformed into one form, one form to another form. Okay? और यहाँ पर एग्जाम्पल में आप क्या देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू हीट। ओके, बट heat cannot be completely convert into work.
तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि हीट किस में कन्वर्ट होगा, तो हीट कन्वर्ट होगा वर्क में, और प्लस कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिखेंगे स्टोर्ड एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? प्लस स्टोर्ड एनर्जी। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। जितना अमाउंट एनर्जी कन्वर्सन से पहले है, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्सन के बाद है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनर्जी कंजर्व। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ओके, चलिए। तो अब हम लोग यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पहले हमें साइकिल के लिए निकालना होगा कि किसी भी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या कहना है, एंड फिर हम लोग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग साइकिल के बारे में बात करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे प्लीज। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक टू प्रोसेस साइकिल बना रहा हूँ। पीवी डायग्राम, और आप यहाँ पर टू प्रोसेस साइकिल ड्रॉ कर लीजिए। दिस स्टेट पॉइंट इज टू, दिस स्टेट पॉइंट इज वन, वन टू प्रोसेस एंड टू वन प्रोसेस। तो ये आपका टू प्रोसेस साइकिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, दैट मीन्स कोई भी सिस्टम यहाँ पर टू प्रोसेस साइकिल कर रहा है, टू प्रोसेस साइकिल अंडरगोन कर रहा है। यानी किसी भी सिस्टम में ये दो प्रोसेस वहां पर हो रहा है। ओके, चलिए। तो वहां पर क्या देखा गया? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वहां पर क्या देखा गया, इस वन टू प्रोसेस के दौरान, इस वन टू प्रोसेस के दौरान वहां पर वर्क डन जो है वो W12 है, एंड टू वन प्रोसेस के दौरान, टू वन प्रोसेस के दौरान मान लीजिए कि हीट ट्रांसफर Q21 हो रहा है। कोई भी सिस्टम इस स्टेट पॉइंट वन से तब जो कंडीशन है वो चेंज होना शुरू हुआ, तो फिर ये स्टेट पॉइंट टू पर आ गया वन टू प्रोसेस के माध्यम से, और फिर वो वापस टू से वन जा रहा है टू वन प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो कि आप देख रहे हैं उसके माध्यम से वो वन पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर ये देखा गया कि वन टू प्रोसेस के दौरान सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है W12, एंड टू वन प्रोसेस के दौरान, जो कि दूसरा प्रोसेस है, उसके दौरान देखा जा रहा है कि वहां पर हीट ट्रांसफर Q21 हो रहा है। यानी हम लोग यहाँ पर सिर्फ इस साइकिल के दौरान वन वर्क क्वांटिटीज ले रहे हैं और एक हीट क्वांटिटीज ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि किसी भी साइकिल में वर्क एंड हीट सिर्फ एक ही हो, वर्क एंड हीट ट्रांसफर सिर्फ एक ही हो रहा हो, कोई जरूरी नहीं है। ये मैं बस आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया। एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ये जो वर्क ट्रांसफर है W12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q21, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q21। किसी भी साइकिल में जो वर्क ट्रांसफर होगा वो साइकिल में जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया, नोट डाउन किया गया। तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो W12 इज इक्वल टू, तो वहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग जे जे कहते हैं, इंटू Q21। यहाँ पर जे क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसे हम लोग कहते हैं जूल्स इक्विवेलेंट, या आप इसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कह सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, वेयर वेयर जे इज कॉल्ड जूल्स इक्विवेलेंट, जूल्स इक्विवेलेंट और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट।
ओके, चलिए, तो यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ वन वर्क क्वांटिटीज के बारे में बात किए और वन हीट ट्रांसफर के बारे में बात किए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी साइकिल में सिर्फ वन वर्क ट्रांसफर हो रहा हो और वन हीट ट्रांसफर हो रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वहां पर नंबर ऑफ वर्क क्वांटिटीज हो रहा हो एंड नंबर ऑफ हीट ट्रांसफर हमें मिल रहा हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए, इफ इफ नंबर ऑफ heat transfer quantities if number of heat transfer quantities and work transfer quantities and work transfer quantities is more than than मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वहां पे 4 प्रोसेस है, ठीक है। साइकिल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो आपका था 2 प्रोसेस साइकिल। हो सकता है कि 4 प्रोसेस साइकिल हो और 4 प्रोसेस साइकिल के दौरान 4 वर्क ट्रांसफर मिल रहा हो, ठीक है। और फिर हमें 4 हीट ट्रांसफर भी मिल रहा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सभी वर्क ट्रांसफर को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, और सभी हीट ट्रांसफर को भी हम लोग ऐड कर देंगे। दैट मीन्स आप यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ W फॉर ए साइकिल is equal to Joule's equivalent into summation of heat transfer for cycle or cycle, okay, for a cycle। इस तरह आप वहां पर बताएंगे किसी भी साइकिल के लिए समेशन ऑफ W जो होगा इज इक्वल टू J इंटू समेशन ऑफ Q फॉर ए साइकिल। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर देखिए, जो आप J देख पा रहे हैं, J क्या है, जूल्स इक्विवेलेंट, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, यदि एसआई यूनिट की बात की जाए, यदि एसआई यूनिट की बात की जाए तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। एंड ये आपका हीट ट्रांसफर है, इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल। दैट मीन्स अगर एसआई यूनिट में आप बात करें तो जे का वैल्यू आप सिंपली वहां पर 1 पुट करेंगे, 1 न्यूटन मीटर पर जूल, 1 न्यूटन मीटर पर जूल। न्यूटन मीटर भी एक्चुअली क्या है, जूल ही तो है। तो आप उसे 1 जूल पर जूल भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि आप उसको लिखिए 1 न्यूटन मीटर पर जूल। तो एसआई यूनिट में, इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट जे इज इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर पर जूल। ये इसका वैल्यू है एसआई यूनिट में, जूल्स इक्विवेलेंट का। तो जब एसआई यूनिट में इसका वैल्यू 1 है और हम लोग एसआई यूनिट में ही बात करेंगे, तो हमारा रिलेशन क्या मिल जाएगा साइकिल के लिए। तो आप जे के जगह पर, यहाँ पर जो आप जे देख रहे हैं, जे के जगह पर हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ W फॉर ए साइकिल इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q फॉर ए साइकिल। और इसे ही हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल कहते हैं। आज समझ में आ रहा है? तो चलिए इसके आगे देखा जाए। तो तो summation of W for a cycle equal to summation of Q for a cycle। यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल, फॉर ए, इसका कोई भी
कोई भी प्रूफ नहीं है, बट ये हमें कहाँ से मिला है, एक्सपेरिमेंटल से मिला है, एक्सपेरिमेंट से मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है। ये तो हो गया, आपको पता चल गया कि किसी भी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ क्या होगा, तो समेशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू। दैट मीन्स किसी भी साइकिल में टोटल वर्क ट्रांसफर जितना होगा आप उसको ऐड कर दीजिए, और जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है, उसको ऐड कर दीजिए, दोनों बराबर आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया जाए ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक 4 प्रोसेस साइकिल है। की डायग्राम बनाइए, और यहाँ पर आप कोई भी 4 प्रोसेस साइकिल ले लीजिए, ठीक है। चलिए कोई भी साइकिल आप ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका साइकिल है 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए, तो हमने क्या लिया है, हमने लिया है 4 प्रोसेस साइकिल। और अब देखिए यहाँ पर हर एक प्रोसेस के लिए, इस 1 2 प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर W12 है, हीट ट्रांसफर Q12 है। 2 3 के लिए, 2 3 प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर का कुछ वैल्यू वहां पर दिया हुआ है, एंड वर्क ट्रांसफर का भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है। एंड फिर 3 4 प्रोसेस के लिए W34 हमें दिया हुआ है, एंड Q34 दिया हुआ है, कुछ तो वैल्यू दिया हुआ है। एंड फिर 4 1 प्रोसेस के लिए भी हमें हीट एंड वर्क दिया हुआ है। दिस इज Q41 एंड दिस इज W4। तो इस तरह आपको दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि किसी प्रोसेस में वर्क ना दिया हो, ठीक है, या किसी प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं दिया हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको इस तरह दिया रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर दिया रहेगा, और आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पर साइकिल बन रहा है, साइकिल यहाँ पर कंस्टिट्यूट कर रहा है, और उसी में से कोई वर्क ट्रांसफर आपसे पूछ देगा। तो जैसे ही आप देखेंगे कि वहां पर साइकिल फॉर्म हो रहा है सिस्टम के द्वारा, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल जो है, यानी दैट फॉर्मूला आप उसको यूज करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है माय डियर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल क्या कहता है? समेशन ऑफ W मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ Q। यानी जितना भी हीट वर्क ट्रांसफर मिल रहा है सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए वर्क ट्रांसफर कितना मिल रहा है, W12 प्लस W23 प्लस W34 प्लस W41, ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस मस्ट बी इक्वल टू Q12 प्लस Q3 प्लस Q34 प्लस Q4। तो इस तरीके से आप वहां पर लिखेंगे, और इसमें जो भी वैल्यूज दिया रहेगा आप उसको पुट करेंगे, और जो भी अननोन रहेगा वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ओके, चलिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल है, इसका कुछ रिजल्ट्स है, इसका कुछ रिजल्ट्स है। वो रिजल्ट्स आप लोग यहाँ पर देखिए, और फिर हम लोग वन बाय वन सभी रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका कुछ रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप रिजल्ट्स को कंसिक्वेंसेज भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि आप रिजल्ट बोलिए, आपको समझ में भी आएगा। फर्स्ट रिजल्ट क्या है? फर्स्ट रिजल्ट यहाँ से जो निकल के आया वो ये है कि हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन।
अब आप सोच रहे होंगे कि हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन कैसे हो गया, तो ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। अभी बस आप ध्यान दीजिए कि ये कुछ रिजल्ट्स हैं। सेकेंड रिजल्ट्स आया, एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी। जितना भी आप रिजल्ट देख रहे हैं वो मैं आपको प्रूफ बताऊंगा उसका। एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी। ओके, एंड थर्ड रिजल्ट इज एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी ऑफ एन isolated system is constant. Okay, and fourth result is perpetual motion machine of first kind, motion machine of first kind, इसे आप शॉर्ट में PMM1 भी लिख सकते हैं, PMM1। perpetual motion machine of first kind is impossible, is impossible। तो ये चार रिजल्ट्स यहां से निकल के आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल से ये चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आया। ओके, तो ये चारों रिजल्ट हम लोग अब वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसका आपको प्रूफ भी दिखाएंगे डेरिवेशन के साथ कि किस तरह हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन है, कैसे एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, कैसे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, एंड PMM1 किस तरह इम्पॉसिबल है, क्यों इम्पॉसिबल है, ये सभी अब हम लोग वन बाय वन करके देखने वाले हैं। ओके, चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट अब देखेंगे। चलिए, रिजल्ट वन, हीट ट्रांसफर इज ए पाथ, हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। चलिए, अब इसको देखा जाए यहाँ पर इसका हीट ट्रांसफर कैसे पाथ फंक्शन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक साइकिल यहाँ पर बनाएंगे। ध्यान देंगे आप लोग, आप सबसे पहले पीवी डायग्राम बनाइए। पीवी डायग्राम, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक साइकिल है, दिस इज वन, दिस इज टू, ये प्रोसेस मान लीजिए ए है, एंड दिस इज प्रोसेस बी, दिस इज प्रोसेस बी। ये कोई एक साइकिल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1A2B1, ये हमारा फर्स्ट साइकिल है, दिस इज आवर फर्स्ट साइकिल। अब यहाँ पर हम लोग एक साइकिल और लेंगे, इस तरफ वो देखिए आप, इसे आप प्रोसेस सी मान लीजिए। ओके, यानी सेकेंड साइकिल हमारा क्या हो गया, 1A2C1। 1A2C1 को हम लोग सेकेंड साइकिल एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज द सेकेंड साइकिल। ओके, 1A2B1 ये हमारा फर्स्ट साइकिल है, 1A2C1 ये हमारा सेकेंड साइकिल है। अब इस दोनों साइकिल के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, वन बाय वन करके हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए, तो अप्लाई किया जाए। ध्यान देंगे आप लोग, फॉर फर्स्ट साइकिल, फॉर फर्स्ट साइकिल, तो साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ क्या होता है माय डियर, तो आप जानते हैं समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू।
भी आपने पढ़ा है। तो देखिए फर्स्ट साइकिल में दो प्रोसेस है माय डियर, दो प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर समेशन ऑफ क्यू क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ क्यू के जगह पर आप क्या लिखेंगे? डी क्यू, एक प्रोसेस आपका 1A2 है प्लस डी क्यू, और एक प्रोसेस क्या है आपका 2B1 है। दो प्रोसेस है तो दोनों के हीट ट्रांसफर को हम लोग ऐड कर दिए, तो ये हमारा हो गया समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू, अब समेशन ऑफ डब्ल्यू करना है, तो दो प्रोसेस है तो दोनों प्रोसेस के वर्क को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू 1A2 प्लस डी डब्ल्यू 2B1, इस तरह हो गया। ये आपका आ गया फर्स्ट साइकिल के लिए। अब हम लोग सेकेंड साइकिल के लिए लिखेंगे। फॉर सेकेंड साइकिल, अब आपके देखिए दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आप जो वहां पे डी क्यू लिख रहे हैं, तो डी क्यू में आप डी को क्रॉस क्यों कर रहे हैं? तो माय डियर अभी कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा। आप रिजल्ट भी देख पा रहे हैं कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन था। तो वर्क ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। और उसे हम लोग डी डब्ल्यू में डी को क्रॉस करके लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर भी तो पाथ फंक्शन है, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही डी को क्रॉस करके लिख रहे हैं। बात समझ में आ गया? सेकेंड साइकिल के लिए भी सेम चीज क्या लिखेंगे आप? सेकेंड साइकिल हमारा क्या है? 1A2 2C1, 1A2C1, दैट मीन्स दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस आपका ए है और एक प्रोसेस सी है। तो देखिए इस साइकिल के लिए दोनों प्रोसेस का जो हीट ट्रांसफर का समीशन होगा, यानी डी क्यू 1A2 प्लस डी क्यू 2C1 इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू 1A2 प्लस डी डब्ल्यू 2C, इस तरह आप लिखेंगे। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा। तो दोनों साइकिल के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई कर चुके हैं। अब आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देंगे। इक्वेशन 1 माइनस 2 कीजिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? तो डी क्यू 1A2 प्लस डी क्यू 2B1 इज इक्वल टू डी डब्ल्यू 1A2 प्लस डी डब्ल्यू 2B1। ये हो गया फर्स्ट साइकिल का। और सेकेंड साइकिल का भी लिख दीजिए, डी क्यू 1A2 प्लस डी क्यू 2C1 इज इक्वल टू डी डब्ल्यू 1A2 प्लस डी डब्ल्यू 2C1। और आपको इस दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। माइनस 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 माइनस, तो ये देखिए कैंसल आउट हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या बच गया आपको? तो डी क्यू 2B1, डी क्यू 2B1 माइनस डी क्यू 2C1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये दोनों भी कैंसल आउट हो गया। तो डी डब्ल्यू 2B1 माइनस डी डब्ल्यू 2C1, ये आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, एक रिजल्ट आपको माइनस करने के बाद मिल रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए। ये जो आप 2B1 देख रहे हैं, 2B1 जो देख रहे हैं, ये 2B1 प्रोसेस है, फिर 2C1 प्रोसेस, यानी 2B1 और 2C1 का ही बात किया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया है में सिर्फ 2B1 और 2C1 का ही बात किया जा रहा है। तो एक बार फिर से आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाइए छोटा सा, जिसमें हम लोग सिर्फ 2B1 और 2C1 दिखाएंगे।
यानी सिर्फ बी प्रोसेस और सी प्रोसेस आप दिखाइए यहाँ पे। तो ये हो गया आपका बी प्रोसेस, दिस इज सी प्रोसेस, दिस बी एंड दिस इज सी, दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज 1। ठीक है, इसी दोनों प्रोसेस का यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है ना, जो रिजल्ट में आपको मिल रहा है वहां पर सिर्फ बी और सी प्रोसेस के बारे में बात किया जा रहा है, सिर्फ 2b1 और 2c1 के बारे में बात किया जा रहा है। तो सिर्फ हम लोग बी और सी प्रोसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए अब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि मैंने आपको पहले बताया था उसको आप याद कीजिए। क्या याद करना है? वर्क ट्रांसफर क्या होता है? वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन होता है, ये पाथ पर डिपेंड करता है, प्रोसेस पर डिपेंड करता है। और जब आप किसी भी प्रोसेस को वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको क्लोज सिस्टम वर्क मिलता है। अब आप यहाँ पर देख के बताइए कि 2b1 प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफर होगा एंड 2c1 प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफर होगा, क्या दोनों सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोसेस है। यदि आप 2b1 प्रोसेस का वर्क निकालेंगे तो आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे वॉल्यूम एक्सिस पर, तो देखिए आपको ये वाला वर्क मिल रहा है, ये वर्क मिला आपको, तो इसे आप क्या कहेंगे? दिस इज डब्ल्यू डी डब्ल्यू 2b1, ये आपका क्या मिल रहा है? डी डब्ल्यू 2b1। ओके, और यदि आपको डी डब्ल्यू 2c1 निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि एंड पॉइंट सेम है तो प्रोजेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन अब आपको एरिया ये वाला कैलकुलेट करना है माय डियर। ये पूरा एरिया जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? दिस इज डी डब्ल्यू 2c। आप ही बताइए क्या दोनों वर्क सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पर डी डब्ल्यू 2c1 ज्यादा है एज कंपेयर टू 2b1। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे माय डियर? सो डी डब्ल्यू 2c1 या 2b1 लिख दीजिए, ठीक है, बेहतर रहेगा। डी डब्ल्यू 2b1 नॉट इक्वल टू डी डब्ल्यू 2c1। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा? वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स डी डब्ल्यू 2b1 माइनस डी डब्ल्यू 2c1 नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों बराबर नहीं है तो आप दोनों को माइनस करेंगे तो वो जीरो के बराबर नहीं होगा। और यही चीज, यही टर्म देखिए कहां पर है, आप जो माइनस करके आपको मिला है वहां पर आप देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए माय डियर, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? डी डब्ल्यू 2b1 माइनस डी डब्ल्यू 2c1। ओके, यानी ये पूरा जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये पूरा वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। और जब ये जीरो के बराबर नहीं है, dq 2b1 माइनस dq 2c1 क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि दोनों टर्म बराबर है आपस में। और जब यही राइट हैंड साइड वाला टर्म जीरो के बराबर नहीं है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे? हेंस हेंस dq 2b1 माइनस dq 2c1 नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और फिर आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स आप किसी एक टर्म को इक्वल नॉट इक्वल टू साइन के उस तरफ भेज दीजिए, तो डी क्यू 2b1 नॉट इक्वल टू डी क्यू 2c1। आपको देखिए रिजल्ट में क्या मिल रहा है? रिजल्ट में आपको मिल रहा है हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस 2b1 इज नॉट इक्वल टू हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस 2c1। का क्या कंक्लूजन है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए इस चीज को। जिस तरह आप यहाँ पर आपने बोला कि दोनों प्रोसेस का वर्क ट्रांसफर सेम नहीं होगा, वही रिजल्ट आपका हीट ट्रांसफर के साथ भी आ रहा है। यानी दोनों प्रोसेस में हीट ट्रांसफर सेम नहीं हो रहा है। यदि दोनों हीट ट्रांसफर सेम हो जाता तो आप क्या कहते कि दो प्रोसेस अलग अलग था
लेकिन उसका एंड पॉइंट सेम है और हीट ट्रांसफर भी सेम आ गया, इसका मतलब है कि वो पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स आप बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर पॉइंट फंक्शन है, लेकिन ऐसा तो आपको नहीं मिल रहा है। आपको क्या क्या मिल रहा है कि दोनों प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर अलग अलग है। यानी हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड कर रहा है। पाथ डिफरेंट है तो हीट ट्रांसफर भी हमें डिफरेंट मिल रहा है। ओके, तो आप फिगर में देखिए तो सही, बी प्रोसेस अलग है, सी प्रोसेस अलग है और दोनों प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर अलग अलग आ रहा है। दैट मीन्स हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, ये प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी होता तो पॉइंट पर डिपेंड करता, और भले ही पाथ अलग अलग है और अगर ये पॉइंट पर डिपेंड करता तो इसका वैल्यू सेम आना चाहिए था, बट सेम नहीं आया है। और क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसीलिए हीट ट्रांसफर को हम लोग किस तरह लिखेंगे? डी क्यू लिखकर डी को क्रॉस कर देंगे या डेल्टा क्यू से डिनोट करेंगे। आज समझ में आ रहा है आपको? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन क्यों है। आप यहाँ पर डेरिवेशन के साथ देख पा रहे हैं। ओके, तो चलिए इसके आगे मूव किया जाए। तो आपने क्या देखा? आपने देखा एक प्रोसेस ये वाला है और एक प्रोसेस ये वाला है। दिस इज बी, दिस इज सी। और इस दोनों प्रोसेस के लिए माय डियर फ्रेंड क्या मिल गया आपको? आपने देखा कि डी क्यू फॉर टू बी वन नॉट इक्वल टू डी क्यू फॉर टू सी वन। इसका साफ कंक्लूजन क्या है? इसका साफ कंक्लूजन ये है कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है। दोनों पाथ अलग अलग है और हीट ट्रांसफर भी हमारा डिफरेंट आ रहा है। दैट मीन्स हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। तो चलिए अब यहाँ पर आपको पॉइंट लिख दिया जाए, मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ। तो द एंड पॉइंट्स आर सेम, एंड पॉइंट्स आर सेम, heat transfer is not same, heat transfer is not same। एंड पॉइंट सेम है बट हीट ट्रांसफर सेम नहीं है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स, फॉर डिफरेंट। तो इट इज ए पाथ फंक्शन, तो इट इज ए पाथ फंक्शन। इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी एंड इट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आप इसे रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? तो या तो आप डी क्यू लिखेंगे और डी को क्रॉस कर देंगे, या डेल्टा क्यू से आप नोट, डेल्टा क्यू। आज समझ में आ गया? तो फर्स्ट रिजल्ट जो था हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, इसका हेल्प लेकर, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल का रिजल्ट है, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल का फॉर्मूला ही अप्लाई किया और आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट आपके सामने आ गया। ओके, तो पहला रिजल्ट आपका प्रूफ हो चुका है।
अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रिजल्ट की तरफ मूव करेंगे। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। हम लोग अब सेकेंड रिजल्ट पर ध्यान देंगे। सेकेंड रिजल्ट हमारा क्या है माय डियर, रिजल्ट टू। रिजल्ट टू, तो सेकेंड रिजल्ट है आपका एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी। एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी। ओके, चलिए। तो इस सेकेंड रिजल्ट को हम लोग अब यहाँ पर प्रूफ प्रूफ करेंगे। तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, तो जो प्रीवियस प्रीवियस डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, ठीक है, तो वापस हम लोग फिर से नहीं करेंगे। उसी का कुछ पोर्शन तक हम लोगों ने यहाँ तक जो दोनों इक्वेशन को जो माइनस किया था ना, प्लीज आप ध्यान देंगे। आपने दोनों इक्वेशन को माइनस करके जो रिजल्ट आपको मिला था, ठीक है, इसी रिजल्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका प्रोसेस बी और सी मिला था, सिर्फ उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करें। ये प्रोसेस बी हो गया एंड दिस प्रोसेस इज सी। वन, तो यहाँ पर हमें क्या मिला था आपको याद होगा, माइनस करने के बाद हमें मिला था EQ 1A2, सॉरी 1B2 होगा ना, EQ 1B2 माइनस EQ 2C1 इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, EW 1B2 माइनस EW 2C1। तो दोनों इक्वेशन को माइनस करने के बाद हमें यही मिला था ना, तो यहीं से हम लोग अब यूज करेंगे, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यदि आपको एनर्जी से प्रॉपर्टी ये प्रूफ करने बोला जाए, ठीक है, मान लीजिए किसी मेंस एग्जाम में, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं करना है। आपको पहले जिस तरह मैंने आपको दो साइकिल बना के दिखाया था, ठीक है, फिर वहां पर दोनों साइकिल के लिए आपने फर्स्ट लॉ यूज किया, फिर दोनों इक्वेशन को आपने माइनस किया, तब जाके ये मिल रहा है। तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ओके, आइए अब यहाँ पर देखिए। अब क्या कीजिए आप, DQ और DW को एक साथ रखिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है DQ 1A2। तो 1A2 में देखिए वर्क ट्रांसफर वहां पर DW 1, सॉरी 1A2 में बार बार लिख दे रहा हूँ, सॉरी 1B2 है ना, माइनस DW 1B2, आप उसको इस तरफ ले आइए एंड DQ2C1 माइनस DW2C। दैट मीन्स आप सेम प्रोसेस के टर्म्स को एक तरफ रखिए। 1B2 प्रोसेस को एक तरफ रखिए और 2C1 प्रोसेस को एक तरफ रखिए। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DQ माइनस DW एंड दिस टर्म इज फॉर 1B2। 1B2 प्रोसेस के लिए ये जो टर्म का वैल्यू होगा, ये बराबर होगा किसके, DQ माइनस DW फॉर 2C1। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आप क्या देख रहे हैं कि DQ माइनस DW का वैल्यू जितना 1B2 प्रोसेस के लिए है, उतना ही वैल्यू उस टर्म का 2C1 प्रोसेस के लिए है। इस टर्म का वैल्यू जितना 1B2 प्रोसेस में है, उतना ही वैल्यू उस टर्म का 2C1 प्रोसेस के लिए है। क्या मतलब है, ये जो टर्म है, क्या वो प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोसेस तो अलग अलग है, 1B2 2C1 अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन इस टर्म का वैल्यू सेम है। का मतलब ये टर्म सिर्फ पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों का एंड पॉइंट सेम है। का मतलब है
कि dq माइनस dw जो टर्म आप देख रहे हैं, इस टर्म मस्ट बी ए प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, का मतलब कि ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। और इसी टर्म को हम लोग एनर्जी कहते हैं माय डियर। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, dq माइनस dw फॉर प्रोसेस बी एंड सी, for process B and C is same. That means that means it it depends on it depends on points. ये सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। Hence dq minus dw must be a property, must be a property. Must be a property and this property is called energy। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे देखिए, सो dq माइनस dw इज इक्वल टू, आप एक क्या लिखेंगे, de से डिनोट करेंगे, de का मतलब क्या है, चेंज इन एनर्जी। ओके, तो यहां से देखिए, तो dq इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, de प्लस dw, de प्लस d। देखिए ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन है फॉर फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए प्रोसेस। ये इक्वेशन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन है किसी भी प्रोसेस के लिए, साइकिल के लिए आपने फर्स्ट लॉ इक्वेशन पढ़ लिया है। अब ये क्या है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन फॉर ए प्रोसेस। यहाँ पर आप लिख दीजिए वैलिड फॉर, या सिंपली आप लिख दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट लॉ of thermodynamics equation for a closed system undergoing a process, undergoing a process। वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी डब्ल्यू लिखा हुआ है, अभी आपने इसको ब्रेक नहीं किया है। डी डब्ल्यू के जगह पर यदि आप पीडीवी लिख देंगे, पीडीवी, तब वो किसके लिए हो जाएगा, सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। तो जहां पर डी डब्ल्यू लिखा हुआ है दैट मीन्स वो किसके लिए है, तो किसी भी प्रोसेस के लिए है, चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है अंडरगोइंग ए प्रोसेस। अब यहीं पर अब यहीं पर ध्यान देंगे आप लोग, यदि मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दूं, dq इज इक्वल टू de प्लस dw के जगह पर आप लिख दीजिए pdv, तो ये इक्वेशन सिर्फ किसके लिए होगा, ये इक्वेशन सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम
अंडरगोइंग ए रिवर्सिबल प्रोसेस, अंडरगोइंग ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका जो सेकेंड रिजल्ट था एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी, वो भी आपका प्रूव हो गया है। और यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने आया है, डी क्यू बराबर डीई प्लस डी डब्ल्यू। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है किसी भी प्रोसेस के लिए। और यदि रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा तो आप डी डब्ल्यू के जगह पर क्या पुट कर देंगे, पी डी वी पुट कर देंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो सेकेंड रिजल्ट आपका यही है, आपका प्रूव हो गया कि एनर्जी प्रॉपर्टी है। और एनर्जी यहाँ पर किसके बराबर है, तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के बराबर। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। ओके, सेकेंड रिजल्ट तो प्रूव हो गया है माय डियर, बट हमें अब थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एनर्जी के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है? किसी भी सिस्टम का यदि टोटल एनर्जी की बात की जाए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज आपको यहाँ पर कंसंट्रेट रहना है। किसी भी सिस्टम का यदि टोटल एनर्जी की बात की जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो ये समझिए, थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी का दो फॉर्म होता है, एनर्जी का दो फॉर्म होता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी का माय डियर दो फॉर्म होगा। फर्स्ट फॉर्म होता है एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट। और सेकेंड फॉर्म जो होता है एनर्जी का, वो होता है एनर्जी इन स्टोरेज, एनर्जी इन। तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एनर्जी के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो दो फॉर्म का होता है, एक ट्रांजिट फॉर्म, एक स्टोरेज फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिट फॉर्म में क्या होता है, तो आपको नाम से ही लग रहा है ट्रांजिट। तो ट्रांजिट फॉर्म में ऐसा एनर्जी आता है जो बाउंड्री से एसोसिएटेड होता है, बाउंड्री से रिलेटेड होता है। और बाउंड्री से रिलेटेड आपका दो ही एनर्जी ट्रांसफर है, एक वर्क ट्रांसफर और एक हीट ट्रांसफर, क्योंकि दोनों पाथ फंक्शन है, दोनों ही क्या है, बाउंड्री फेनोमेनन है, बाउंड्री से रिलेटेड होता है। यानी हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर को हम लोग एनर्जी इन ट्रांजिट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एनर्जी इन ट्रांजिट में क्या होगा, वर्क ट्रांसफर एंड ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, एनर्जी इन ट्रांजिट कहते हैं। याद रहेगा आपको? चलिए ये तो हो गया, समझ में आ गया आपको। एनर्जी इन स्टोरेज का मतलब क्या है? एनर्जी इन स्टोरेज, बॉडी में या सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी भी क्या है, एक सिस्टम है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उससे हमारा क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, दैट मीन्स उसे हम इंटरनल एनर्जी का, समझ में आ गया? तो एनर्जी का दो ही फॉर्म होता है, एनर्जी इन ट्रांजिट एंड एनर्जी इन स्टोरेज। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, एनर्जी इन स्टोरेज में आपका काइनेटिक एनर्जी भी आएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, बट उसका मोड अलग होता है, वो भी हम लोग यहाँ पर देख ही लेते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। तो एनर्जी इन स्टोरेज, यहीं पर हम लोग उसका डिस्कशन कर लेते हैं। एनर्जी इन स्टोरेज का यदि मोड के बारे में बात किया जाए, तो ये दो मोड होता है इसका। एक तो आपका है मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड, मैक्रोस्कोपिक, और एक होता है माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड। और ये हो गया मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड। अब यहाँ पर देखिए, तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड में माय डियर दो तरह के एनर्जी को रखा गया है। मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड में दो तरह के एनर्जी को बेसिकली रखा गया है। एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी, किसी भी बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो उसका मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड है। एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को भी मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड में रखा गया है। लेकिन यदि माइक्रोस्कोपिक के बारे में आप बात करेंगे, माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें जो एनर्जी मिलता है उसे हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं माय डियर, इंटरनल एनर्जी। और इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, इंटरनल एनर्जी। ओके, अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर लेवल पर हम लोग जब जाएंगे तो वहां पर इंटरनल एनर्जी मिलेगा। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विथ द मॉलिक्यूल्स। सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगा उसे हम लोग इंटरनल एनर्जी का। ओके, और ये क्या है? यह है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड, मॉलिक्यूलर लेवल पर। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? का डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी एसोसिएटेड विथ द मॉलिक्यूल, एनर्जी एसोसिएटेड विथ द मॉलिक्यूल्स, विद द मॉलिक्यूल्स। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका कोई सिस्टम है, ये डेटम लाइन है, दिस इज योर डेटम लाइन, इज योर डेटम लाइन। ये हमारा सिस्टम है और सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है आपका, ठीक है। और ये सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसका यहाँ से देखिए, अगर हाइट भी देखा जाए तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका हाइट h है या z है, ठीक है। तो यदि इस सिस्टम का आपको टोटल एनर्जी पूछा जाए, टोटल एनर्जी, तो वो क्या होगा? माय डियर फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं कि मैक्रोस्कोपिक एनर्जी और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, तो दोनों एनर्जी को हमें यहाँ ऐड करना होगा। तो टोटल एनर्जी की यदि बात की जाए, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? क्या होगा? ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके पास अपना काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस आप डेटम लाइन से इसका देख रहे हैं कि कुछ हाइट पर है ये, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ये दोनों तो क्या हो गया? ये दोनों हो गया मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड भी तो होगा, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी। इस तरह आप लिखेंगे टोटल एनर्जी को, लिखेंगे ना जी। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इंटरनल एनर्जी को आप किस तरह यहाँ पर लिखेंगे, आप इसको समझिए, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि इंटरनल इंटरनल एनर्जी क्या है, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगा उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप एक चीज समझिए। मान लीजिए कि ये सिस्टम जो आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए कोई बस है, कोई बस है, बस के अंदर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं। उस सभी आदमी को आप मॉलिक्यूल्स मान लीजिए। तो बस का वेलोसिटी कुछ होगा, जा रहा होगा, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। बस कुछ हाइट पे होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा।
तो आपने लिख दिया प्लस इंटरनल एनर्जी। अब बस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं माय डियर फ्रेंड, उस मॉलिक्यूल्स के पास भी तो एनर्जी होगा। इस तरह का एनर्जी होगा। अब देखिए कि एक मॉलिक्यूल्स सिस्टम के अंदर यहाँ से वहां जा रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा। मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहा है तो उसके पास रोटेशनल एनर्जी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके। फिर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर रहा होगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगा। फिर वहां पर केमिकल एनर्जी भी होगा और फिर वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी भी होगा। ये सभी एनर्जी जो आप मॉलिक्यूल्स के पास देख रहे हैं, इसी सभी एनर्जी को सम कर दीजिए। इसी सभी एनर्जी के समेशन को हम लोग इंटरनल एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल्स के पास जो टोटल एनर्जी है से ही इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। टोटल एनर्जी में कौन कौन सा एनर्जी आएगा, तो मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसलेशनल एनर्जी रहेगा, एक मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। फिर एक मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल एनर्जी भी होगा उसके पास। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगा। मॉलिक्यूल्स के पास केमिकल एनर्जी भी होगा, न्यूक्लियर एनर्जी भी होगा। तो इन सभी एनर्जी को हम लोग सम कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसे ही हम लोग इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रहा है? इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द मॉलिक्यूल्स। एंड इंटरनल एनर्जी को आप लोग सिंपली क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी। और ये सभी जो एनर्जी आप लिख रहे हैं ये किसका है, ये मॉलिक्यूल्स का है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन सभी एनर्जी को आप ऐड कर दीजिए, उसे ही आप क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी कहें। आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ गई है। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए इंटरनल एनर्जी आपका, आप यू से डिनोट कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी होगा, होगा ना जी प्रॉपर्टी। ये पॉइंट पर डिपेंड करेगा, इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी। अब कौन सा प्रॉपर्टी होगा माय डियर फ्रेंड, अगर मॉलिक्यूल्स कम होगा, मतलब मास कम होगा, तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगा। सिस्टम का मास कम है तो मॉलिक्यूल्स भी कम होगा और इंटरनल एनर्जी भी कम होगा। लेकिन अगर सिस्टम में मास ज्यादा हो, सिस्टम में मास ज्यादा हो, ठीक है, सब्सटेंस का मास ज्यादा हो, तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। और जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा तो उसके पास इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगा, उसका स्टोरेज एनर्जी भी ज्यादा होगा। यानी इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है माय डियर फ्रेंड। इंटरनल एनर्जी इज ए एक्सटेंसिव, याद रहेगा। ओके। एंड यू का यूनिट क्या होगा माय डियर, इंटरनल एनर्जी का यूनिट की अगर बात की जाए तो क्या होगा, आप जानते हैं किलो जूल होगा या जूल होगा। बहुत ही अच्छा। अब आप एक चीज याद कीजिए, मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर आप स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात करें, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो इसे आप स्मॉल यू से डिनोट करेंगे और ये क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय मास, और उसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी। यानी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होगा, कैपिटल यू बाय एम, किलो जूल पर केजी। और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा,
तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जिस प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक टर्म लग जाएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। क्यों? क्योंकि ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो जाता है। तो याद होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो टोटल एनर्जी आप क्या देख रहे हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल। ओके, बहुत ही अच्छा। अब आप यहाँ पर देखिए, इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। तो अभी अभी आपने देखा टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल। यदि आप इस एनर्जी का चेंज निकालना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? ई इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये लिखेंगे आप। यदि काइनेटिक एनर्जी चेंज को और पोटेंशियल एनर्जी चेंज को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, यदि इफ काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy changes are neglected then क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये टर्म और इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम आप देखिए डीई बराबर क्या हो जाएगा? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उस टाइम हमारा चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू बिकम्स इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हेंस तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, हमारा इक्वेशन क्या था? हमारा इक्वेशन था डी क्यू इज इक्वल टू डीई प्लस डी डब्ल्यू था ना, याद होगा आपको प्रोसेस के लिए। लेकिन अब आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। डी क्यू बराबर डीई के जगह पर क्या हो जाएगा? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब आपका इक्वेशन ये हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो भी न्यूमेरिकल आएगा, आप लगभग हर एक क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चंस में आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। जो भी प्रोसेस वाला क्वेश्चन होगा सभी में आप इसी का यूज करेंगे। इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा माय डियर, ठीक है। हर जगह हम लोग डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू का यूज करेंगे। और ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी चेंज एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट करेंगे तब ये इक्वेशन किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। आज समझ में आ रहा है? यदि काइनेटिक एनर्जी चेंज और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इस इक्वेशन को वहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप वहां पर फर्स्ट इक्वेशन को यूज कीजिए, डी क्यू बराबर डीई प्लस डी डब्ल्यू को यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics equation for a closed system undergoing any process undergoing एनी प्रोसेस का मतलब है कि प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डी डब्ल्यू लिखा हुआ है।
अगर यहीं पे पीडीवी लिख दिया जाए तो फिर वो रिवर्सिबल के लिए हो जाएगा। अंडरगोइंग एनी प्रोसेस व्हेन, ये लाइन लिखना जरूरी है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लेक्टेड, आर, ओके। और फिर आप यदि वहां पे डी डब्ल्यू के जगह पे पीडीवी लिख देंगे, पी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू के जगह पे यदि आप पीडीवी को लिख दे रहे हैं, दैट मीन्स ये किसके लिए वैलिड होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics equation for a closed system, for a closed system undergoing, यहां पर आपको रिवर्सिबल प्रोसेस लिखना, अंडरगोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस when kinetic energy and potential energy changes are neglected, are neglected। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हमारा सेकेंड रिजल्ट चल रहा था, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट रिजल्ट देख लिया कि हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन होता है, वर्क ट्रांसफर भी पाथ फंक्शन होता है, दैट मीन्स वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर दोनों पाथ फंक्शन हो गया। दोनों प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों पाथ पर डिपेंड करता है और दोनों ही इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ये आपने सीख ली। सेकेंड रिजल्ट में हम लोगों ने क्या देखा? एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी, वो भी आपने देख लिया और वहां से इक्वेशन आपको मिल गया डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू। और वो इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। अगर आप डी डब्ल्यू की जगह पे पीडीवी पुट कर देंगे तो वो रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। फिर हम लोगों ने क्या देखा? तो एनर्जी का फॉर्म देखा हम लोगों ने, ठीक है। कि तो एनर्जी का दो फॉर्म होता है, एनर्जी इन ट्रांजिट एंड एनर्जी इन स्टोरेज। एनर्जी इन स्टोरेज को हम लोग दो मोड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक मोड और एक माइक्रोस्कोपिक मोड। मैक्रोस्कोपिक मोड में आपका काइनेटिक एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है, एंड माइक्रो में क्या आता है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? तो ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगा उसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। और इंटरनल एनर्जी किसका समेशन होगा? तो मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसे ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, हाइब्रिस्टनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सभी को ऐड कर दीजिए, वही आपका इंटरनल एनर्जी हो। फिर हम लोगों ने देखा कि इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, का यूनिट किलो जूल में आएगा। तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होगा? वो आपका कैपिटल यू बाय मास, जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो फिर वहां से टोटल एनर्जी बराबर क्या हम लोगों ने देखा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, ओके। फिर हम लोगों ने उसका चेंज निकाला, और यदि काइनेटिक एनर्जी चेंज और पोटेंशियल एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो उस टाइम आपने क्या देखा? डीई बराबर क्या हो जाएगा? डी यू हो जाएगा। और ये वैल्यू हम लोगों ने प्रोसेस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारा इक्वेशन क्या मिल गया? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और यही इक्वेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोसेस के लिए यदि आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो आप इसी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है? और इस इक्वेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लेक्टेड रहता है। फिर अगर यहाँ पर पीडीवी आप यूज कर लेंगे तो वो किसके लिए हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा। तो दो रिजल्ट हो चुका है, ओके। थर्ड रिजल्ट एंड फोर्थ रिजल्ट जो है, ठीक है, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। थर्ड रिजल्ट एंड फोर्थ रिजल्ट, और फिर उसके आगे की चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। तो आप लोग अच्छे से इस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और यदि आप
आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, सब कुछ आपको क्लियर हो गया हो, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो, ठीक है। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, ओके। और जितना हो सके आप लिंक को, और जितना हो सके आप सेशन को लाइक कर दिया कीजिए, ओके। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।